नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। नेपाल में मरने वालों की तादाद 7,000 के पार। मरने वालों में 19 भारतीय भी। बचाव का काम लगभग पूरा। संयुक्त राष्ट्र की मदद बढ़ाने की अपील। बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने की कवायद। प्रधानमंत्री का लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश। 500 शहरों में कचरा और गंदे जल के प्रबंधन पर होगा काम। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मोगा बस कांड पर प्रशासन से तलब की रिपोर्ट। सड़क से हटी ऑर्बिट बसें। पीड़ित परिवार की इंसाफ की गुहार। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लखवी की रिहाई पर संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग। भारत ने कहा, यूएन के नियमों के खिलाफ हुई रिहाई। श्रीलंका के शांति प्रयासों को अमेरिका का समर्थन। विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा, तमिलों के साथ मेल मिलाप में लगेगा वक्त। मानवाधिकार को बढ़ावा देने पर नई सरकार की तारीफ। शुरुआत नेपाल की खबरों से। नेपाल में भयंकर भूकंप आने के हफ्ते भर बाद भी झटकों का सिलसिला जारी है। शनिवार सुबह आए झटके की तीव्रता 4.5 थी। हालांकि किसी तरह के नुकसान की इसके बाद कोई खबर नहीं है, लेकिन महामारी से बचाव के लिए दूर दराज के इलाकों में राहत और बचाव के साथ साथ अब टीकाकरण का काम भी शुरू हो चुका है। इस बीच भूकंप से मरने वालों की तादाद 7,000 को पार कर गई है। इनमें 19 भारतीय भी शामिल हैं, जबकि 2 महिलाओं समेत 19 भारतीय लापता बताए जा रहे हैं। भूकंप आने के एक हफ्ते बाद भी नेपाल में हर तरफ बस तबाही है। अब दूर दराज के इलाकों में बचाव और राहत टीमें लोगों तक जरूरी चीजें और दवाएं पहुंचाने में जुटी हैं। पूरा जोर राहत और पुनर्वास पर है। It's still a crisis and rescue period right now. So there's not yet the time. We know which neighborhoods, which towns, which Darbar squares have seen damage, but the actual count is progressing as we speak. वहीं भूकंप पीड़ित इलाकों में महामारी फैलने के खतरे को देखते हुए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री खगराज अधिकारी के मुताबिक सरकार किसी तरह की संक्रामक बीमारी को रोकने की पूरी तैयारी कर रही है। एपिडेमियोलॉजिस्ट और हमारा जो हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट, वो सब अपना ताकत इसमें लगा दिया है। अब हम इसको सामना करने की योजना बना रहा हूँ। इसमें हमारा पूरा विश्वास है। नेपाल में भूकंप के बाद अभी भी कई विदेशी नागरिक लापता है। यूरोपीय संघ के मुताबिक उनके करीब 1000 नागरिकों का पता नहीं चल पा रहा है। वहीं शनिवार को विदेशी नागरिकों को लेकर एक बस बिहार पहुंची। length of the earthquake and then the aftershocks because they were also strong. 25 अप्रैल को नेपाल में रिक्टर पैमाने पर 7.9 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था। इसके बाद से भारत समेत कई देशों के बचाव दल राहत का अभियान चला रहे हैं, लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाकों तक मदद और काठमांडू के कुछ हिस्सों से पूरी तरह मलबा नहीं हटाया जा सका है। अमृतांशु राय, राज्यसभा टीवी, काठमांडू। और इस बीच भारतीय बचाव दल ने भूकंप से सबसे ज्यादा पीड़ित सिंधुपाल चौक, दोलाखा, रसूवा, नुआकोट, ढाडिंग और गोरखा जिलों में राहत काम और तेज कर दिया है। भारत सड़क मार्ग से और राहत सामग्री नेपाल भेज रहा है। वहीं भूकंप पीड़ित इलाकों में बचाव का काम लगभग पूरा हो गया है। नेपाली सरकार का मानना है कि अब किसी के जीवित रहने की संभावना न के बराबर रह गई है। हालांकि काठमांडू में ज़्यादातर इलाकों में बिजली आपूर्ति और संचार व्यवस्था बहाल हो गई है। हालांकि बैंक और स्कूल अभी भी बंद हैं। इधर दिल्ली में कैबिनेट सचिव अजीत सेठ की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें नेपाल में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लापता लोगों के रिश्तेदारों की मदद के लिए रजिस्ट्रेशन वेब पेज www.ndma.gov.in शुरू किया है। और उधर संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल सरकार से कस्टम नियमों में ढिलाई देने को कहा है, जिसकी वजह से राहत सामग्री को देश के भीतरी इलाकों में भेज पाने में देरी हो रही है। वहीं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से नेपाल के लिए सहायता बढ़ाने की अपील की।
तो अमेरिका ने कहा है कि वो क्षेत्र के देशों के साथ मिलकर नेपाल को अतिरिक्त मदद मुहैया कराने को तैयार है। The United States is intending and doing its part to try to be helpful. I think to date we've put in now some $22.5 million. We stand ready to provide additional assistance and work with all of the countries in the region. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रालयों से बुनियादी ढांचे की मजबूती से जुड़े परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने को कहा है। प्रधानमंत्री ने कल उच्च स्तरीय बैठक में देश में बुनियादी ढांचे के विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और उन्हें गति देने के मकसद से जरूरी दिशा निर्देश दिए। नरेंद्र मोदी ने खासकर ग्रामीण ढांचागत विकास, विद्युत, कोयला, नवीकरणीय ऊर्जा समेत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों में तेजी से विकास पर जोर दिया है। बैठक में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, नितिन गडकरी, रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान के अलावा सुरेश प्रभु और अशोक गजपति राजू मौजूद थे। इनके अलावा नीति आयोग और संबंधित मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने सभी विभागों को बजट का पूरा और लक्ष्य केंद्रित ढंग से इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने शौचालय, सस्ते आवास और स्मार्ट सिटीज जैसी प्राथमिकताओं पर तेजी से काम करने और सटीक आंकड़े जुटाने की हिदायत दी। उन्होंने देश के 500 नगरों में ठोस कचरा और गंदे जल के प्रबंधन को अपनी प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को सबसे ज्यादा अहमियत देने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी जलाशय परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता का पूरा दोहन किया जाना चाहिए। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी की नरेंद्र मोदी सरकार पर टिप्पणियों को पार्टी ने अफसोसजनक बताया है। पार्टी का कहना है कि अरुण शौरी को तथ्यों की पूरी जानकारी नहीं है। अरुण शौरी ने एक टीवी इंटरव्यू में मोदी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण शौरी की राय को पार्टी ने गंभीरता से लिया है। बीजेपी ने कहा है कि अरुण शौरी ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर अपनी राय देने में जल्दबाजी की है। पार्टी और सरकार का कहना है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीति सबको साथ लेकर चलने की है। It's very disappointing that somebody like Shri Shauri, who is a scholar who understands the economy and so on, would say that it is directionless even within 8-9 months of this government, when so many different measures have already been taken. I think this government is very committed. It is sincere and inclusive. Any such suggestions that Mr. Shauri would want to say, of course they are going to be open-minded. But to say that it is the economic affairs is directionless seems a bit too off the mark. निजी टीवी चैनल हेडलाइंस टुडे को दिए इंटरव्यू में अरुण शौरी ने कहा कि मोदी सरकार की विदेश नीति में तो ऊर्जा नजर आती है, लेकिन आर्थिक नीति दिशाहीन है। For effort to the Prime Minister, 100%. For the other ministers, I don't know what they are doing or what is happening. On foreign policy, very high marks, focus, energy. On the economy, directionless, great disappointment, anxiety. अरुण शौरी ने इस इंटरव्यू में ये भी कहा कि मोदी सरकार के फैसले सिर्फ 3 लोग करते हैं। पार्टी और सरकार की तरफ से अरुण शौरी के इस आरोप पर कहा गया है कि शौरी को तथ्यों की पूरी जानकारी नहीं है। Also to talk about the party president and the Prime Minister, saying only these 3 people are, running the government, running the party. I think more information should have been gathered by Mr. Shauri before he completed or before he commented on these sort of things. केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार को इसी महीने 1 साल पूरा हो रहा है। विपक्ष सरकार पर किसान और गरीब विरोधी होने का आरोप लगा रहा है। ऐसे में अपने ही एक वरिष्ठ नेता की राय ने सरकार और पार्टी को असहज कर दिया है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। भूमि कानून में संशोधन का मुद्दा बनाने के बाद अब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रियल एस्टेट बिल की आलोचना की है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि रियल एस्टेट बिल में बिल्डरों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है और फ्लैट खरीदारों का ख्याल नहीं रखा गया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को एनसीआर में फ्लैट खरीदने वालों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने रियल एस्टेट बिल पर उनकी राय जानी।
कांग्रेस उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बिल्डरों को खुश करने के लिए यूपीए के बिल को कमजोर किया गया है। जो वो किसानों के खिलाफ काम कर रही है, आदिवासियों के खिलाफ काम कर रही है, वो मिडिल क्लास के खिलाफ भी काम कर रही है। और मैंने इनको आश्वासन दिया है कि जिस प्रकार से मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, जिस प्रकार से मैं आदिवासियों के साथ खड़ा हूं, जिस प्रकार से मैं मजदूरों के साथ खड़ा हूं, उसी प्रकार से मैं इनके साथ खड़ा हुआ हूं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि बिल में 118 संशोधनों से फ्लैट खरीदने वालों के हितों की सुरक्षा खत्म हो गई है। उस बिल को, जिसका ध्येय ये था कि बिल्डर्स के सामने बायर्स जब अकेले पड़ जाते हैं तो बायर्स को प्रोटेक्शन दिया जाए, उसको ठीक उलट करके 118 अमेंडमेंट्स करके ये जो बायर्स को मदद करने की जो बिल होना चाहिए उसको बिल्डर्स को मदद करने का बिल बना दिया है। उधर सरकार का कहना है कि राहुल गांधी इस मसले पर राजनीति कर रहे हैं। आप तथ्यों को होमवर्क नहीं करते। ये किसानों के हित में है, नहर के लिए, सिंचाई के लिए, दलितों के छात्रावास के लिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए, नौकरी के लिए, ये सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। ये बिल 2013 में राज्यसभा में पेश किया गया था। स्थायी समिति ने पिछले साल बिल पर रिपोर्ट दी थी। बीते बुधवार को राज्यसभा में इस पर चर्चा टल गई क्योंकि विपक्ष बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग कर रहा है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कल कहा कि सड़क परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन के लिए मुआवजा अब 2 गुने से ज्यादा होगा। सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करने गुवाहाटी पहुंचे गडकरी ने कहा कि मुआवजे की यह राशि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में तय सीमा से ज्यादा होगी। उन्होंने बताया कि मुआवजा राशि जमीन की आंकी गई कीमत का 4 गुना तक जाना तय किया गया है। गडकरी ने बताया कि इसके चलते कई सड़क परियोजनाओं के लिए ली जा चुकी जमीन का मुआवजा 70,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,80,000 करोड़ हो गया है। उन्होंने कहा कि एक दिन में 12 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई जा रही हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आने वाले दिनों में एक क्लास में सिर्फ 40 छात्र ही पढ़ेंगे। जल्द ही नए क्लासरूम बनाकर इस योजना पर अमल शुरू होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रिंसिपल से शनिवार को मुलाकात के दौरान इसका ऐलान किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को दिल्ली के 1000 से अधिक सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल से मिले। मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने पर उनकी राय ली। मुख्यमंत्री ने अगले 1 साल में राजधानी में 45 नए स्कूल खोलने का भी ऐलान किया। 1 से 1.5 साल के अंदर आपको ये प्रपोजल लागू करना है और हमें इतने क्लासरूम्स चाहिए कि एक क्लास के अंदर 40 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली का नया परीक्षा बोर्ड बनाने की भी बात कही। इसके लिए दिल्ली सरकार अपना पाठ्यक्रम तैयार करेगी। शिक्षा की व्यवस्था दुनिया में कहां से कहां पहुंच गई। हम इस 1973 के कानून को बदल रहे हैं। इस 1973 के कानून को मॉडर्न विजन और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से और पूरा मॉडर्न एक जो परिकल्पना है शिक्षा की, उसके हिसाब से हम रीराइट कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। शिक्षकों की संख्या बढ़ाना और अस्थायी शिक्षकों को स्थायी कराना भी बड़ा मुद्दा है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मोगा में बस में दलित लड़की के साथ छेड़छाड़ और उसकी मौत के मामले की कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने मोगा के उपायुक्त से 3 दिन के भीतर पूरी घटना पर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा है। घटना को लेकर गतिरोध बना हुआ है। पंजाब में इस घटना के खिलाफ शनिवार को कांग्रेस ने रेल रोको आंदोलन किया। इस बीच ऑर्बिट कंपनी की बसों को सड़कों से हटा लिया गया है। और उधर शिरोमणि अकाली दल ने पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ कार्रवाई से साफ इनकार कर दिया है। देखो जी सुरक्षा है जी, ये तो परमात्मा है। ये तो आप भी ट्रैवल रोज करते हैं, पता नहीं कितने की हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना। पंजाब सरकार के शिक्षा मंत्री सुरजीत सिंह राखड़ा शुक्रवार को दिए अपने इसी बयान के चलते विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। हालांकि उन्होंने इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात कही है। मोगा बस कांड और पंजाब सरकार में मंत्री सुरजीत सिंह राखड़ा के बयान के खिलाफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। शनिवार को कांग्रेस ने लुधियाना समेत कई जगहों पर रेल रोककर धरना दिया। आम आदमी पार्टी ने सुखबीर सिंह बादल और प्रकाश सिंह बादल के इस्तीफे की मांग की है और उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की भी मांग उठी है। बहुत ही दुख से
इसके बजाय होना ये चाहिए था, आज तक वहाँ पे उस लड़की के पास एक भी कोई कैबिनेट मंत्री, एक भी बादल परिवार का मेंबर अभी तक नहीं पहुँचा, ना कोई सरकार का नुमाइंदा पहुँचा। सिर्फ इस चक्कर में लगे हों कैसे डील उनसे हो। आज बादल परिवार में से एक भी बंदा यहाँ नहीं आया, एक भी बंदा। क्यों भाई? तुम यहाँ पे यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। आप मुख्यमंत्री साहब यहाँ से नदारद क्यों हैं? पीड़ित परिवार ने आर्थिक मदद की पेशकश ठुकरा दी है और इंसाफ की गुहार लगाई है। जिस बस में हुआ है वो बस भी ऑर्बिट कंपनी की थी, बट उस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। गुरुवार को मोगा में बस में छेड़छाड़ का विरोध करने पर मां और बेटी को चलती बस से फेंक दिया गया था। ये बस सुखबीर सिंह बादल के हिस्सेदारी वाली कंपनी की है। घायल मां हॉस्पिटल में जीवन की लड़ाई लड़ रही है और बेटी की जान जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुंबई के वकोला पुलिस स्टेशन में एक एएसआई ने अपने सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर को गोली मार दी। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। पुलिस के मुताबिक स्टेशन डायरी में हाजिरी नहीं लगाए जाने को लेकर एएसआई दिलीप शिर्के की वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर विलास जोशी से बहस हो गई। जब इंस्पेक्टर पुलिस थाने से जाने लगा तो शिर्के ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोलियां दाग दी। पुलिस के मुताबिक इस घटना में सीनियर इंस्पेक्टर के अर्दली को भी गोली लगी है। घटना को अंजाम देने के बाद शिर्के ने खुद को भी गोली मार ली। इन तीनों को तुरंत लीलावती अस्पताल ले जाया गया। बाद में घटना को अंजाम देने वाले एएसआई शिर्के की मौत हो गई। सीनियर इंस्पेक्टर की भी इसी दौरान मौत हो गई। अर्दली का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर से खबर है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पाकिस्तानी झंडा लहराने वाले अलगाववादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। और इस बीच राज्य में पीडीपी सरकार की गठबंधन सहयोगी बीजेपी ने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को जन सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार करने की मांग की है। तो जम्मू में भी कई संगठनों ने शनिवार को प्रदर्शन किया और अलगाववादियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की। दरअसल शुक्रवार को दक्षिण कश्मीर के त्राल में हुर्रियत की रैली में पाकिस्तानी झंडे फहराए गए थे। हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग है कि वह जल्द से जल्द गिलानी को गिरफ्तार करे। शुक्रवार को त्राल में हुई रैली के बाद हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी को गिरफ्तार करने की मांग उठी है। जम्मू में कुछ संगठनों ने शनिवार को प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से गिलानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हुर्रियत की दक्षिण कश्मीर के त्राल में हुई रैली में पाकिस्तानी झंडे फहराने का मामला तूल पकड़ने के बाद अब मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी अलगाववादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। जो भी इसका दोषी है इसमें एक्शन लिया जाएगा। लॉ विल टेक इट इज ओन कोर्स, उसमें कोई सवाल ही नहीं। मसरत आलम एक किस्म का वो 5 साल था, उसका हमने पकड़ लिया, हमने छोड़ा नहीं। इसलिए आगे ऐसी बात होगी, जो कसूरवार होगा उसको सजा मिलेगी। राज्य में पीडीपी के साथ सरकार में हिस्सेदार बीजेपी ने भी अलगाववादी दलों की निंदा की है। केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य की सरकार ऐसी घटनाओं से निपटने में सक्षम है। It is condemnable, and the government has reiterated time and again that there is no place for Pakistan flags being hoisted. But at the same time, I would hasten to add that the government in the state is capable of handling any situation like this, and we expect that they would rise to the occasion. लेकिन विपक्षी दलों ने अलगाववादी घटनाओं के बढ़ने के मामले में केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। Even at the height of militancy, especially from 1990, the first 10 years, when militancy was at its peak, no display of Pakistani flag was made anywhere. वो चुप्पी क्यों साधे हुए? आज उनके सामने, उनके आंखों के सामने सब कुछ वो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, मगर फिर भी नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रियासत का डिप्टी चीफ मिनिस्टर चुप्पी साधे हुए। इस रैली में सैयद अली शाह गिलानी ने अमरनाथ यात्रा की समय सीमा को भी घटाकर 30 दिन करने की बात कही थी। राज्य के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। गिलानी ने इससे पहले 15 अप्रैल को भी एक रैली की थी जिसमें पाकिस्तान के पक्ष में नारों के साथ झंडे फहराए गए थे। इसके बाद गिलानी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जबकि मसरत आलम को पीएसए एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
भारत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी की रिहाई के मामले में संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की है। भारत ने कहा है कि लखवी की रिहाई संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन करके किया गया है। भारत ने मांग की है कि यूएन को इस मामले को पाकिस्तान के साथ उठाना चाहिए। इस बाबत संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अशोक मुखर्जी ने यूएन सैंक्शंस कमेटी के मौजूदा अध्यक्ष मैकले को चिट्ठी लिखी है। अशोक मुखर्जी ने कहा है कि लखवी की रिहाई संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव संख्या 1267 का उल्लंघन है। प्रतिबंध के उपाय अल-कायदा और लश्कर-ए-तैयबा समेत आतंकवादी समूह के साथ जुड़े विशेष व्यक्तियों और संस्थाओं पर लागू होते हैं। भारत ने कहा कि जमानत की राशि में भी सैंक्शंस कमेटी के नियमों के खिलाफ है। सैंक्शंस कमेटी में संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस और जर्मनी में भी लखवी की रिहाई पर चिंता जाहिर की जा चुकी है। लखवी को दिसंबर 2008 में गिरफ्तार किया गया था और इस मामले में मुकदमा 2009 से जारी है। पाकिस्तान की एक अदालत ने 9 अप्रैल को लखवी को रिहा कर दिया था। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने श्रीलंका को आगाह किया है कि तमिलों के साथ वास्तविक मायने में मेल मिलाप में वक्त लगेगा। हालांकि उन्होंने लोकतंत्र और मानवाधिकार को बढ़ावा देने के साथ तमिल अल्पसंख्यकों तक पहुंचने के लिए नई सरकार की कोशिशों की तारीफ भी की। 2 दिन के श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे जॉन कैरी ने श्रीलंकाई नेतृत्व से मुलाकात के बाद शनिवार को ये बात कही। जॉन कैरी ने राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना, प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे और विदेश मंत्री मंगला समरवीरा से कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। कैरी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना की तारीफ करते हुए कहा कि देश की बेहतरी के लिए नई सरकार की कोशिशें साफ दिख रही हैं। Sri Lanka is at a pivotal point. Peace has come, but true reconciliation will take time. Institutions of governance are gaining strength, but further progress needs to be made. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स देशों के लिए $100 बिलियन के रिजर्व फंड को मंजूरी दे दी है। इस फंड का मकसद ब्रिक्स देशों को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मद्देनजर अल्पकालिक लिक्विडिटी दबावों से बचाना है। वहीं सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को और ज्यादा मजबूत करना है। इस कोष में चीन सबसे ज्यादा $41 बिलियन का योगदान देगा। वहीं भारत, रूस और ब्राजील इसमें 18 बिलियन का योगदान देंगे। दक्षिण अफ्रीका इसमें $5 बिलियन देगा। आपको बताएं कि पिछले साल जुलाई में ब्रिक्स देशों ने नए विकास बैंक की स्थापना को मंजूरी दे दी थी। ब्रिक्स 5 देशों का संगठन है जिसमें ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर कल अचानक इराक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इस्लामिक स्टेट समूह के खिलाफ लड़ाई के लिए कनाडा का समर्थन जारी रहने की बात दोहराई। कनाडा सरकार ने लड़ाई की वजह से शरणार्थी संकट के हल के लिए $13.9 करोड़ की अतिरिक्त सहायता राशि देने का ऐलान किया है। कनाडा इसके अलावा $670 लाख की मदद इराक को देने के लिए पहले ही प्रतिबद्धता जता चुका है। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने बगदाद में हार्पर की अगवानी की। इस बीच इराक में अलग अलग जगहों पर हुए बम धमाकों में 30 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं को पुरस्कार देंगे। सूचना प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली के विज्ञान भवन में आज शाम 6 बजे मुख्य समारोह होगा। अभिनेता शशि कपूर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है। आपको बताएं कि साल 2012 से हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 3 मई को दिए जाते हैं। इसी दिन 1913 में भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र प्रदर्शित हुई थी। साल 2014 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड फिल्म कोर्ट को मिला है। वहीं कन्नड़ फिल्म नानू अवनला अवालू के लिए विजय को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। फिल्म क्वीन को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है। इसमें मुख्य किरदार निभाने वाली अभिनेत्री कंगना रनावत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सुजीत मुखर्जी को बंगाली फिल्म चतुष्कोणी के लिए मिला है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड मैरी कॉम को मिला है। हैदर फिल्म के खाते में भी कई अवार्ड आए हैं। वहीं गायक सुखविंदर सिंह को बिस्मिल बिस्मिल गाने के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए चुना गया है। और आज देश के तीसरे राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर जाकिर हुसैन की पुण्यतिथि है। 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में उनका जन्म हुआ।
उन्होंने जर्मनी की बर्लिन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी की थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना में सक्रिय योगदान दिया। उनकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। उन्होंने शिक्षा और समाज से जुड़ी कई किताबें भी लिखी और वो अनेक संस्थाओं से जुड़े भी रहे। 1962 में वो उपराष्ट्रपति बने। 1969 में राष्ट्रपति रहते उनका निधन हो गया था। कहते हैं कुछ लोग वक्त के सांचों में ढल जाते हैं, कुछ लोग वक्त के सांचे बदल जाते हैं। जानी मानी अभिनेत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद नरगिस दत्त ऐसी ही अदाकार थीं, जिन्होंने अपने बहुआयामी व्यक्तित्व से समय की नई इबारत को गढ़ा। आज उनकी पुण्यतिथि है। आइए याद करते हैं इस मशहूर कलाकार को। सादगी, बेजोड़ अभिनय और शानदार व्यक्तित्व नरगिस की शख्सियत की खूबियां रहीं। रुपहले पर्दे पर दौर ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का हो या रंगीन फिल्मों का, नरगिस जी की अदाकारी हर दौर में बेमिसाल रही। हंसू नहीं, हंसू नहीं, संसार का भार उठा लोगे देवी, ममता का बोझ न उठाया जाएगा। मां बनकर देखो, तुम्हारे पांव भी टगमगा जाएंगे। उनका फिल्मी सफर बाल कलाकार के रूप में तलाशे हक फिल्म से शुरू हुआ। 1942 में बतौर अभिनेत्री उनकी पहली फिल्म तमन्ना आई। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। सिने पर्दे पर राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। 1957 में आई मदर इंडिया में उन्होंने कालजयी अभिनय किया। महबूब खान की इस फिल्म को सदी की महान फिल्मों में शुमार किया जाता है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अभिनय के अलावा समाज सेवा के क्षेत्र में भी उन्होंने योगदान दिया। 1980 में उन्हें राज्यसभा सांसद के लिए मनोनीत किया गया। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के लिए उनके नाम से भारत सरकार हर साल नरगिस दत्त पुरस्कार भी देती है। 3 मई 1981 को उनका निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते हेडलाइंस पर एक बार फिर से नजर। नेपाल में मरने वालों की तादाद 7000 के पार। मरने वालों में 19 भारतीय भी। बचाव का काम लगभग पूरा। संयुक्त राष्ट्र की मदद बढ़ाने की अपील। बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने की कवायद। प्रधानमंत्री का लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश। 500 शहरों में कचरा और गंदे जल के प्रबंधन पर होगा काम। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मोगा बस कांड पर प्रशासन से तलब की रिपोर्ट। सड़क से हटी ऑर्बिट बसें। पीड़ित परिवार की इंसाफ की गुहार। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लखवी की रिहाई पर संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग। भारत ने कहा यूएन के नियमों के खिलाफ हुई रिहाई। और श्रीलंका के शांति प्रयासों को अमेरिका का समर्थन। विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा तमिलों के साथ मेल मिलाप में लगेगा वक्त। मानवाधिकार को बढ़ावा देने पर नई सरकार की तारीफ।